और सबसे पहले बड़ी खबर सीरिया से, जहां सीरिया जंग में अब उलटफेर हो रहा है। 24 घंटे में सीरिया युद्ध की तस्वीर बदल गई है। रूस की सैन्य मदद बढ़ने की वजह से अब हमा के आसपास के इलाकों में सीरियाई सेना जबरदस्त हमले कर रही है। वहीं विद्रोहियों ने अलेप्पो जीतने के बाद हमा को अगला टारगेट बना लिया है। हमा के बाहरी इलाकों में विद्रोहियों ने कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। अब बशर अल असद ने सेना के सामने होम्स को बचाने का लक्ष्य रखा है। होम्स से दमिश्क की दूरी 160 किलोमीटर है। अगर यहां तक विद्रोही पहुंचे तो असद का तख्ता पलट भी हो सकता है। نقوم الآن بتنفيذ إلى مناطق تواجد الجيش العربي السوري. तो सीरिया में आखिर जो हो रहा है उस पर आपको बता दें पूरी जानकारी। अलेप्पो पर विद्रोही यानी कि जो रेबल्स हैं उनका कब्जा हो गया है। इदलिब क्षेत्र में विद्रोही गुट और सीरियाई आर्मी की जंग जारी है और इसके साथ ही हमा जंग का एपिसेंटर बन चुका है। हमा शहर के बाहर कई गांव और छोटे कस्बों पर विद्रोहियों ने कब्जा जमा लिया है। विद्रोहियों का टारगेट हमा बन चुका है। बशर पर कैसे विद्रोही भारी है यह आप जानिए। अलेप्पो में युद्ध, इदलिब में जंग हो रही है। हमा की घेराबंदी कर ली गई है और दमिश्क यानी कि जो राजधानी है वो अगला टारगेट। और इस बीच एक और बड़ी खबर है। असद सेना के साथ जुड़े हैं कई लड़ाकों के ग्रुप। सीरियाई जनजातियों के लड़ाके भी जंग में उतर गए हैं। विद्रोही के खिलाफ उतरे जनजातियों के लड़ाके, तो जनजातियों के लड़ाके भी अब जंग में उतर आए हैं और अब ये जंग और विध्वंसक होती नजर आ रही है। कहा जा रहा है सीरियाई जनजातियों के लड़ाके अब जंग करेंगे। विद्रोही के खिलाफ उतरे जनजातियों के लड़ाके। सीरियाई विद्रोहियों के खिलाफ रूस का सैन्य अभियान जारी है। इदलिब में रूस की एयर स्ट्राइक, विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी की गई। रूस के फाइटर जेट्स ने बमबारी की है। विद्रोहियों के कई ठिकाने भी ध्वस्त हो गए। तो सीरिया की जंग में रूसी फौज, सीरिया युद्ध में भाड़े के रूसी सैनिक डिप्लॉय किए गए हैं। प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप अफ्रीका कॉर्प्स तैनात। विद्रोहियों के खिलाफ लड़ेगी प्राइवेट फोर्स। सीरिया में रूस के 7,000 सैनिक मौजूद हैं। सीरिया में रूस के 132 मिलिट्री पोस्ट मौजूद है। यूक्रेन इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से खबर है सीरिया की जंग में रूसी फौज है। सीरिया के अलेप्पो में युद्ध के लिए भेजे जा रहे हैं भाड़े के रूसी सैनिक, जो खबर सामने आ रही है। और वहीं हमा शहर के पास भीषण युद्ध, आधी रात के वक्त आमने सामने की जंग। विद्रोहियों के साथ असद सेना की जंग। असद सेना ने विद्रोहियों को आगे बढ़ने से रोका है। तो विद्रोहियों के खिलाफ इराक का अभियान, इराकी फौज के काफिले की तस्वीरें सामने आई है। सीरिया की सीमा पर इराकी फोर्स को तैनात किया गया है। और वहीं सीरिया के इदलिब में अस्पताल पर हमला हुआ है। अस्पताल में विद्रोहियों के होने का दावा किया जा रहा है। विद्रोहियों को टारगेट कर सीरिया की बमबारी। हमले के वक्त अस्पताल में कई मरीज भी मौजूद हैं। देखिए ये एक हॉस्पिटल का वीडियो आपको दिखा रहे हैं। कहा जा रहा है एक अस्पताल में हमला किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उनसे बात करते हैं। सुमित, एक अस्पताल में हमला होता है, उस अस्पताल में शक था कि विद्रोही छिपे हुए हैं, इसलिए सीरिया ने वहां पर बमबारी की, जिसमें कई मरीजों की भी हालत नाजुक है, वो घायल हुए हैं बुरी तरह से। क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर? देखिए, अभी सीरिया का पूरा फोकस है कि किसी भी तरीके से हमा की डिफेंस लाइन जो है वो छूट ना पाए, वो लगातार वहां पे लूज ना हो, क्योंकि अगर उनका होल्ड वहां पे लूज हो जाएगा तो निश्चित तौर पर हमा के पास होम्स है। होम्स के बाद रशिया के कई ऐसे इलाके हैं, रशिया के कई ऐसे बेसिस हैं जो लगातार इन विद्रोहियों के कब्जे में आ जाएंगे। तो ना सिर्फ सीरिया बल्कि रशिया भी पूरी कोशिश कर रहा है कि हमा के आसपास के इलाकों को इतना ज्यादा मजबूत किया जा सके, इतनी ज्यादा एयर स्ट्राइक्स अलेप्पो में, इदलिब में की जाए ताकि वो हमा तक पहुंच ना सके। और यही वजह है कि चाहे वो सिविलियन एरियाज हो, चाहे वो लगातार इनके बेसिस हो, हर जगह बड़ी एयर स्ट्राइक्स की जा रही है। हॉस्पिटल में भी कहा जा रहा था कि लगातार इन विद्रोहियों ने पनाहगाह ले रखी है, लगातार बेसिस बना रखे हैं। और यही वजह है कि इजराइल और सीरिया दोनों जॉइंटली जो है इन इलाकों के अंदर टारगेट कर रहे हैं। हालांकि इसमें सिविल कैजुअलिटीज की होने की बात भी कही जा रही है ट्राइबल एरियाज के अंदर, लेकिन साफ तौर पर अब सीरिया कोशिश कर रहा है कि भले ही वो
हामा के अंदर नहीं, लेकिन हामा के आउटस्कर्ट्स में या फिर इडलिब और अलेप्पो के इलाकों के अंदर सीधे तौर पर बड़ी एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दे सके। बिल्कुल, और वो देखने को भी मिल रहा है। सुमित, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। यूक्रेन अब रूस पर लॉन्ग रेंज हमले का प्लान तैयार कर रहा है। नाटो ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हमलों के लिए खास रणनीति बताई है। तो रूस पर अब विदेशी मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं। तो रूस के इन हमलों के खिलाफ अब एटमी तैयारी जारी है। भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी में रूसी वॉर ड्रिल चल रही है। तो सर्दियों में फिर से रूसी फौज का ऑपरेशन कीव शुरू हो सकता है। वहीं देर रात भी रूसी फौज ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। इन हमलों में यूक्रेन को खासा नुकसान हुआ है, यह खबर सामने आ रही है। और अगली बड़ी खबर है, नाटो को रूस दिखाई समुद्री शक्ति रूस ने दिखाई है। भूमध्य सागर में रूसी सेना का अभ्यास चल रहा है। नौसेना और एरोस्पेस बलों की ड्रिल, उच्च क्षमता वाली मिसाइल की लॉन्च। नाटो के मुहाने पर रूस का धमाका हुआ। तो यूक्रेन पर भारी पड़ी है रमजान कादिरोव की फौज। ये बड़ी खबर पश्चिमी मोर्चे पर रमजान कादिरोव को मिली है बड़ी कामयाबी। यूक्रेन की फौज पर बढ़त बनाई है। अमेरिकी ब्रैडली पर भी रमजान कादिरोव की फोर्स का कब्जा हुआ है। और अगली अहम खबर है, रूस ने यूक्रेन को दी न्यूक्लियर अटैक की धमकी। परमाणु हमले से जंग खत्म कर सकता है रूस। पुतिन के सहयोगी मालोफेयेव का बड़ा दावा, रेडिएशन जोन में बदल जाएगा यूक्रेन। रूसी हमले से वीरान हो जाएगा यूक्रेन, मालोफेयेव ने कहा है। तो एक बार फिर से रूस के एटम बम वाली धमकी। पूरी खबर क्या, सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का हम रुख करते हैं और आपको बताते हैं। दरअसल परमाणु युद्ध के करीब रूस और यूक्रेन जंग पहुंच गई है, यह खबर सामने आ रही है। रेडिएशन जोन में बदल जाएगा पूरा यूक्रेन, यह कह दिया गया है। पुतिन के करीब कॉन्स्टेंटिन मोलोफेव का ये जो दावा है, उनके बेहद करीबी हैं, उनकी तरफ से इस बात का दावा किया गया एटमी हमले से वीरान हो जाएगा यूक्रेन। ये मोलोफेव की तरफ से कहा गया, जो कि पुतिन के, व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति के बेहद करीबी, 1986 के चेरनोबिल आपदा जैसा हो सकता है महाविनाश, यह तक कह दिया गया अगर यूक्रेन थमा नहीं। ट्रंप का शांति प्रस्ताव खारिज कर देंगे पुतिन, यह भी मोलोफेव की तरफ से कहा गया। और वहीं फ्रांस से बहुत बड़ी सियासी खबर सामने आ रही है। फ्रांस में 3 महीने में गिरी पीएम बार्नियर की सरकार। पहली बार किसी पीएम को अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया है। राष्ट्रपति मैक्रो को इस्तीफा सौंपेंगे बार्नियर। तो बार्नियर के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव आखिर क्यों, पूरे 5 पॉइंट्स में आपको हम समझाते हैं। सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का एक बार फिर से रुख करते हैं। दरअसल हुआ क्या है, फ्रांस में जो 3 पार्टियां हैं, मैक्रो का सेंट्रिस्ट जो अलायंस है वो है। अगर हम बात करें फ्रांस की, यहां पर वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट है। कुल मिलाकर जो 3 पार्टियां उनका हम लोग जिक्र करें, दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके मायने क्या है, वामपंथी न्यू पॉपुलर जो फ्रंट है वो यहां पर निकलकर सामने आ रहा है, दक्षिणपंथी नेशनल रैली। तो ये पूरी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। विपक्ष की दोनों पार्टी एक दूसरे के विरोधी हैं। विश्वास प्रस्ताव में दोनों पार्टियां साथ में नजर आई हैं। दोनों दल अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं और इसके बाद जो सरकार है वो गिरी है। तो ये सब कुछ हुआ है फ्रांस में। कैसे पीएम बार्नियर की जो सरकार गिरी है वो आपको समझा रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव का नतीजा क्या हुआ, प्रस्ताव के पक्ष में 331 वोट पड़े हैं और साथ ही प्रस्ताव के विरोध में कुल कितने वोट पड़े हैं, 288 वोट इसके विरोध में पड़े हैं। अब बड़ी बात है क्या है, यह आपके लिए समझना जरूरी है। फ्रांस के 62 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सरकार को इस तरह से गिराया गया। विश्वास प्रस्ताव में पीएम को सत्ता गंवानी पड़ गई है। तो यह सब कुछ फ्रांस में हुआ है। इधर नेपाल और चीन ने बीआरआई समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि नेपाल भी अब चीन के विस्तारवादी बीआरआई प्रोजेक्ट में शामिल हो गया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली के बीच हुए इस समझौते से भारत के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। इसके अलावा भी नेपाल और चीन के बीच 9 अहम समझौते हुए हैं जो भारत की चिंता बढ़ाने वाले हैं। और चीन से बीआरआई डील पर पीएम ओली का बड़ा बयान सामने आया। बीआरआई फ्रेमवर्क नेपाल के लिए जरूरी है, ये पीएम ओली की तरफ से कहा गया। नेपाल के चीन के साथ हुई डील से फायदा है, ये पीएम ओली बोल रहे हैं। बीआरआई फ्रेमवर्क ओली ने काफी महत्वपूर्ण बताया।
तो नेपाल और चीन के बीच बेल्ट एंड रोड्स पर समझौता होने पर नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने क्या कहा, यह आप जान लीजिए। तो इसमें साफ तौर पर BRI फ्रेमवर्क से नेपाल चीन साझेदारी मजबूत होने की जो बात है वो प्रधानमंत्री ओली की तरफ से कही गई, नेपाल की तरफ से कहा गया। इस पर BRI फ्रेमवर्क से नेपाल में निवेश का रास्ता खुलेगा, यानी कि नेपाल बता रहा है कि इससे उसको कैसे फायदा होगा। BRI सहयोग के लिए फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ये राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक उपयोगी रही है, यानी कि इसका कितना महत्व रहा, यह बात नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बताते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर जिस तरह से नेपाल के साथ BRI डील की गई है उसका क्या फायदा होगा नेपाल को, यह नेपाल की तरफ से जाहिर कर दिया गया। और नेपाल में चीन की नई साजिश उजागर हुई है। भारत की घेराबंदी में जुटा चीन, नेपाल से चीन के कई समझौते हुए हैं। और चलिए अब आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि चीन आखिरकार नेपाल में कैसे अपनी जड़ों को और जमाता हुआ, मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है और भारत की चिंताएं कैसे इससे बढ़ रही हैं। तो चीन के जाल में नेपाल फंस गया है, यह साफ तौर पर समझ में आ रहा है। नेपाल को वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का झांसा दिया गया है। चीन और नेपाल के बीच पहले ही पोर्ट समझौता हो चुका है। चीन की कंपनियों का नेपाल के पर्यटन और व्यापार के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश है। साथ ही जो जानकारी मिल रही है कि नेपाल को श्रीलंका की तरह कर्ज नीति के जाल में फंसाया गया। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। BRI के अलावा चीन से कई समझौते हुए हैं। नेपाल चीन में कुल 9 समझौते हुए हैं। कई डील भारत की चिंता बढ़ाने वाली है। तो देखिए अब नेपाल और चीन साथ आने की बात सामने आ रही है। 9 समझौते हुए हैं नेपाल और चीन के बीच, जो कि अब भारत की चिंता बढ़ाने वाली डील है नेपाल और चीन के बीच समझौते के बाद। तो बेल्ट एंड रोड फ्रेमवर्क के अलावा भी नेपाल और चीन में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चीन और नेपाल की ये डील भारत को परेशान करने वाली है। पहली डील हुई है थोखा छहारे सुरंग की। कुल 9 समझौते आपको बता रहे हैं। सुरंग के निर्माण पर लेटर ऑफ एक्सचेंज हुआ। वहीं नेपाल चीन व्यापार वृद्धि पर समझौता हुआ है। काठमांडू में बसंतपुर दरबार पुनर्निर्माण के पूरा होने पर एक्सचेंज ऑफ सर्टिफिकेट। थर्मली प्रोसेस्ड भैंस के मांस के निर्यात के लिए प्रोटोकॉल। वित्त मंत्रालय और चीन अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी के बीच विकास योजना 2025-2029 पर समझौते का ज्ञापन और आर्थिक और तकनीकी सहायता पर समझौता ज्ञापन। साथ ही 7वीं डील है 300 मिलियन युआन की नकद सहायता पर लेटर ऑफ एक्सचेंज। चीनी भाषा के शिक्षकों पर समझौता ज्ञापन। और 9वीं डील है नेपाल और चीन के बीच नेपाल टेलीविजन और चाइना मीडिया ग्रुप CMG के बीच समझौते का ज्ञापन है। तो BRI चीन का सबसे बड़ा रेल, रोड और समुद्री मार्ग तैयार करने का प्रोजेक्ट है। इसका मुख्य हिस्सा क्या है यह आपके लिए समझना जरूरी है। यह प्रोजेक्ट चीन के शियान से शुरू होगा। मंगोलिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, बेलारूस और पोलैंड होते हुए यह पूरे यूरोप को जोड़ेगा। यह पूरा हम आपको रूट बता रहे हैं। चीन का प्लान है इससे कहीं ज्यादा बड़ा। यह समुद्री मार्ग से अटलांटिक महासागर से होते हुए लैटिन अमेरिका और उसके बाद अफ्रीका से श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार होते हुए दोबारा से चीन तक पहुंचने का पूरा प्लान तैयार किया गया है। अभी आप स्क्रीन पर सिर्फ यूरोप तक का ही हिस्सा देख रहे हैं, लेकिन चीन के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में बड़ी अड़चनें आने लगी हैं और इन अड़चनों के बीच चीन ने अब नेपाल के साथ BRI प्रोजेक्ट पर बड़ी डील की है। चीन का BRI प्रोजेक्ट, यह हमने आपको समझाया कैसे कैसे चीन के रास्ते ये चीन से होते मंगोलिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन का रास्ता तय करते हुए बेलारूस, पोलैंड यहां तक पूरा जाता हुआ, यानी कि यूरोप कवर करता हुआ नजर आ रहा है। अब तक जो आपने देखा वो तो समुद्री रूट की अहमियत और चीन की चालबाजी थी। मकसद बस एक ही है, दुनिया में अपना वर्चस्व बढ़ाना। ये 2 रूट है, एक सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और दूसरा मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव। ये चीन के BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा है। चीन की इसी साजिश से दुनिया डरती है। चीन कैसे यूरोप तक पहुंचने की जुगत में चीन का BRI प्रोजेक्ट बताने के लिए काफी है। सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट जमीनी रास्ते से यूरोप तक चीन को जोड़ता है, तो वहीं मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव समुद्र के जरिए चीन को जोड़ता है। चीन का साजिश वाला रास्ता है ये वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव और चीन शियान, रुमकी, पाकिस्तान, तेहरान, इस्तांबुल, मॉस्को। ये देखिए पूरा रोड मैप आपको दिखा रहे हैं।
और वहीं विदेश मामलों की संसदीय समिति की बैठक हुई है। कनाडा और चीन से संबंधों पर दी गई जानकारी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने डिटेल में बताया है। पन्नू मामले पर यूएस के आरोपों की जांच सूत्रों के हवाले से जानकारी है। हाई लेवल कमेटी कर रही है आंतरिक जांच। तो संसदीय समिति ने पूछे हैं सवाल, एमईए के जवाब भी आए हैं। पन्नू मामले में यूएस के आरोपों की उच्च स्तरीय जांच। निर्जर मामले में कोई सबूत नहीं दे पाया कनाडा। अब कनाडा में सिर्फ 9 डिप्लोमेट्स ही बचे हैं, एमईए की ओर से कहा गया है। और कनाडा में दूतावास के अधिकारियों को भी खतरा था। ट्रूडो सरकार में खालिस्तान समर्थक ज्यादा है। कनाडा में भारतीय छात्रों की सुरक्षा की हर संभव कोशिश